जय हिंद। क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों ने इसका पहले का वीडियो में देखा था कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कैसे करती हैं। हम लोगों ने देखा था कि धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु के लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। उसके बाद हमने एक्वा रेजिया के बारे में जाना था। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 विलयन लेते हैं तो यह सॉल्यूशन या विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसे हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा रेजिया क्या है? एक ऐसा विलयन है जो सोना को अपने में घुला सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला है कि धातुएं जो है धातु के लवणों से कैसे अभिक्रिया करती है। यानी कि धातु होगा और धातु के लवण होगा तो हम लोग दोनों में अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, धातुओं की अन्य धातु के लवणों से अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग देखिए क्या समझेंगे कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, और इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सक्रियता श्रेणी देखेंगे और सक्रियता श्रेणी में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है या फिर कौन कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग यही चीज देखेंगे कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वह कम अभिक्रियाशील धातु के लवणों में से जो कम अभिक्रियाशील धातु होगा उसे अधिक अभिक्रियाशील धातु विस्थापित कर देगी। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे क्या है कि यहाँ पे A एक धातु है और यहाँ पे क्या है B और C। ठीक है, यहाँ पे B जो है वह भी एक धातु है और यहाँ पे C जो है एक क्या है, एक लवण होगा। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? धातु के लवण बोलेंगे। यहाँ A जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो A जो है वह B का स्थान ले लेगा। ठीक है, और B को विस्थापित कर देगा, यानी B को अलग कर देगा। अब देखिए यहाँ पे A था, A जो है वो B के जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे A और C बन जाएगा और B जो है यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वह कम अभिक्रियाशील धातु के लवणों में से, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है आयरन है, लोहा है। ठीक है, अगर आप सक्रियता श्रेणी में देखेंगे, अभी हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी में देखिएगा तो लोहा जो है, ठीक है, कॉपर और लोहा दोनों में देखेंगे तो लोहा जो है वह क्या है, कॉपर से ऊपर है। ठीक है, अभी हम लोग सक्रियता श्रेणी देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए लोहा जो है क्या है, कॉपर से ऊपर है। ठीक है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे लोहा है और इससे कम अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे कॉपर है। आप यहाँ पे देखिए कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वह कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और सिंपल सा जैसे देखिए कि जो अधिक पावरफुल होता है, अधिक पावरफुल वाला कोई भी आदमी होता है वो क्या करेगा, तो कम, जिसकी शक्ति कम रहेगी उसको क्या करेगा, उसको जो है दबाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसी तरह से यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ लोहा जो है वह कॉपर को विस्थापित कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4। ठीक है, देखिए SO4 सल्फेट के साथ यहाँ पे कौन आ गया, तो लोहा आ गया, तो बना लिया यहाँ पे FeSO4। ठीक है, इसका नाम है आयरन सल्फेट। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो है वह विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है। जिंक यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, चूंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ बना लेगा ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और यहाँ से कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा धातुओं की अन्य लवणों के विलयन से अभिक्रिया। यानी धातु जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट जो है धातु के लवण है क्योंकि यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर क्या है, धातु है, लेकिन यहाँ पे कॉपर जो है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है और इसमें भी देखेंगे तो जिंक से कम अभिक्रियाशील है कॉपर, इसलिए कॉपर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है।
अब हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। अब हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी धातुओं को एक सूची में व्यवस्थित करना, धातुओं को एक सूची में इस तरह व्यवस्थित करना ताकि उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया हो। तो इस श्रेणी को क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, यानी कि उनकी क्रियाशीलता के अनुसार हम लोग बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, धातुओं को सजाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है लिखा जाता है, इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह सूची धातुओं की विस्थापन क्षमता के आधार पर बनाई गई है। अभी हम लोग जो देखे थे, धातुएं जो है जब धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इसी से देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ये सारे जो है क्या है, धातु है, ठीक है। और उनकी क्रियाशीलता के अनुसार इनको जो है अवरोही क्रम में सजाया गया है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद है पारा यानी मरकरी Hg, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है गोल्ड, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, जैसे जितना जो धातु ऊपर में है, ठीक है, वह क्या होगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। और जैसे ही इस श्रेणी का हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे जो है क्या मिलता है हमको, गोल्ड दिखाई देता है, यानी कि सोना दिखाई देता है। और ये जो सोना है वह क्या है, तो धातुओं की श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अभी जैसे हम लोग जितना भी पीछे बात किए थे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या हैं, तो सक्रियता श्रेणी है ये, और ये सबसे ऊपर में है, यानी इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। इसमें से इसका जो मुख्य विशेषता क्या है कि देखिए, जैसे सबसे ऊपर में क्या है, यहाँ पे पोटेशियम है और उसके बाद क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम धातु को पोटेशियम जो है वो विस्थापित कर देगी, क्योंकि सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं, सोडियम और कैल्शियम का बात करते हैं, तो कैल्शियम क्या होगा, सोडियम से कम अभिक्रियाशील होगा और सोडियम जो होगा वह कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो जब ये धातु जो है, जब धातु जो है धातु के लवण से जब अभिक्रिया करती है तो जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो उसको जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या कर देती है, तो विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सोडियम जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम को विस्थापित कर देगा। उसी प्रकार देखिए, यहाँ से अगर हम लोग किसी को भी ले लेंगे, जैसे यहाँ ले लेते हैं हम लोग आयरन को ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि एल्युमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, आयरन से, ठीक है। तो जब कभी भी आयरन और एल्युमिनियम साथ में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम जो है वह आयरन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को जो है इसे मीट पॉइंट मानते हैं हम लोग, ठीक है। और हाइड्रोजन को ऊपर में जितना भी आने वाली धातुएं होती है वो क्या होती है, वो अम्ल से अभिक्रिया करती है। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातुएं होती है वह जो है क्या होती है, अधिक सक्रिय धातु होती है, ठीक है। और इसकी विशेषता हम लोग अभी आगे देखेंगे, इसके क्या क्या विशेषताएं और है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने यही जाना कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना, ठीक है। तो सजाया गया सूची को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है और सबसे नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्रियता श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी की क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं देखते हैं। देखिए क्या है, श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। यहाँ पे सक्रियता श्रेणी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए तो बीच में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं होती है वह क्या होती है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, ठीक है।
और देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था कि जितना ऊपर में जो धातुएं होती है वो अधिक क्रियाशील होगा, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या होगा, घटती चली जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ऊपर आने वाली धातुएं होती है वह अधिक क्रियाशील होती है, उनकी विद्युत धनात्मकता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद के यानी कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होगा, जबकि सोना जो है यानी कि गोल्ड जो है, ऑरम जो है, वो क्या होगा, कम सक्रिय या फिर कम अभिक्रियाशील धातु होगा। उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती है वह क्या होती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है अम्ल से अभिक्रिया करके। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातुएं होती है वे सारे क्या होंगी, अम्ल से अभिक्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। ठीक है, उसके बाद अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कि जिंक है यहाँ पे और आयरन सल्फेट है यहाँ पे, तो ये धातु का लवण है और ये जो है धातु है। आप यहाँ देखेंगे कि जिंक जो है वो आयरन के क्या है, ऊपर में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मेरा जिंक और ये है मेरा आयरन। ठीक है, तो क्या हो गया कि आयरन जो है वो क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा जिंक से। इस कारण से क्या होगा कि जिंक जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है। इससे जब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जिंक जो है वो आयरन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी पे क्या है, यहाँ पे आयरन है तो जिंक के जगह पे कौन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि आयरन के जगह पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन जो है वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गए, सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं हो गई। यानी कि क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ऊपर आने वाले धातुएं होंगी वो क्या होगी, अधिक अभिक्रियाशील होगी, अम्ल से अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में क्या है, पोटेशियम, तो वह अधिक अभिक्रियाशील होगी, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु कौन सी है, तो सोना है, वह क्या होगी, कम अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, और फिर देखें कि क्या कि जब कोई भी धातु जो है उसी जब भी कोई धातु किसी धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो धातु के लवण में से धातु को जो है कम अभिक्रियाशील धातु वाले को क्या कर देती है, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब हम लोग अभ्यास जो बीच बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग, क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए हम लोग पहले पढ़े हैं कि सोडियम एक क्या है, एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा करके इसको रखते हैं, या फिर इसको जो है मोम जो होता है, वैक्स, उसके ऊपर जो है लपेटा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से दूर रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है और यह जल से या फिर वायु से जो है तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है वह स्वतः यानी अपने आप जो है वह जलने लगता है। ठीक है, तो इसको जो है आग से बचाने के लिए या फिर इस पर ऑक्साइड का परत ना जम जाए, इससे बचाने के लिए हम लोग सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सोडियम एक धातु है और जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, यानी हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है, यानी कि Na2O। ठीक है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इसलिए जो है इसको ऑक्साइड से सुरक्षित रखने के लिए इस पर धातु पर जो है ऑक्साइड का परत ना जम जाए,
इसलिए इसको जो है मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। और जैसे ही ये सोडियम धातु अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये जो है इतना अभिक्रियाशील है क्योंकि वह जो है तुरंत अपने आप जो है अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से जलने लगती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे और देखिए सोडियम 2 है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं पहले समीकरण को, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऐसा करते हैं। देखिए सोडियम यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सोडियम को इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 करने के लिए हम लोग सोडियम से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए सोडियम 2 दूना 4 और ये इधर भी कितना है, सोडियम 4 है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। हम लोग जो है पहले अभी पढ़ लिए हैं कि धातुओं की जल से अभिक्रिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे भाप है तो भाप में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। भाप जो वाष्प होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है, यानी कि H2O। तो सीधा सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि धातुओं की अभिक्रिया किससे है, तो जल से है, ठीक है। और हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कि धातु जो है वह जल से जब अभिक्रिया करती है तो उसके ऑक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो है लिखेंगे आयरन है ये, ठीक है। और जब ये जल से अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये जो है आयरन है यानी लोहा जो है, जब यह हवा में नमी के संपर्क में आती है, ठीक है, या फिर जल के संपर्क में आती है तो क्या बना लेती है, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं Fe3O4, ठीक है। और ये क्या है, तो लौह ऑक्साइड है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं यह जो है क्या है, जंग है, ठीक है, यह क्या है, जंग, ठीक है। और क्या बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ये चीज़ हम लोग जो है पहले का वीडियो में पढ़ ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। देखिए आयरन जो है यहाँ पे कितना है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। लेकिन हम लोग देखें गौर से तो देखिए यहाँ पे कितना है, आयरन जो है वो 3 है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, समीकरण को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो इसको जो है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसा करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8 हो गया, जबकि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो 2 है। तो इसको हम लोग को 8 करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्या हमारा समीकरण बैलेंस हो गया है। देखिए आयरन जो है 3 है, यहाँ भी कितना है, आयरन 3 है। उसके बाद देखते हैं तो देखिए हाइड्रोजन जो है 4 दूना 8 है, और यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 4 दूना 8 है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो यह हमारा समीकरण बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग पहला क्वेश्चन का हल कर लिए। उसके बाद देखिए क्या है, अब क्या है, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। देखिए हम लोग जब सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु जो है वह क्या है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि कैल्शियम, पोटेशियम जो है वो क्या है, अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है। और जब ये धातु जल के संपर्क में आती है, ठीक है, तो इसके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और साथ में क्या होता है, उससे उष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अपने, इसका जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, और जब ये जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बना लेगा, इसका जो है हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। इसका जो है क्या निर्माण होगा, हाइड्रोक्साइड का। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इससे जो है उष्मा भी निकलेगी, क्या निकलेगी, इससे उष्मा भी निकलेगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। देखिए कैल्शियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ भी देखते हैं तो कैल्शियम कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है,
और इधर से भी कितना है 2 है, यानी कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास कितना है तो 4 है। ठीक है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो हम लोग जब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन, देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है 2 दूना 4। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ कितना है, देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इधर 4 हो गया और इधर भी कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है इधर से 2 है, ब्रैकेट में है हॉल है, तो यानी कि 2 जो है वो दोनों के लिए है ना, यानी कि 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है। तो इस तरह जो है हम लोग समीकरण को बैलेंस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया कैल्शियम के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं जल का पोटेशियम के साथ अभिक्रिया। देखिए पोटेशियम धातु है, जब यह जल के संपर्क में आती है तो यह जो है किसका निर्माण करेगी, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। ठीक है, यानी कि KOH। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। उसके बाद उसी तरह से यह जो है किसका निर्माण करेगी, जल का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उष्मा भी निकलेगी। ठीक है, उष्मा भी निकलेगी। ठीक, अब देखिए हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है और एक यहाँ पे है, कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन को हम लोग बराबर कर सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो 2 है। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया 2 हो गया और इधर यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो गया, इधर 4 हो गया है ना। अब यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है तो 4 है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो 2 है, इधर से भी देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा समीकरण जो है हल हो गया। ठीक है, तो यही बोल रहा था इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, तो हम लोग इसको समीकरण लिख दिए हैं। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।